नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन जेलेसिमियम के बारे में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये हमारी बॉडी पर कहां कहां क्या एक्शन करती है, क्या इसके मेंटल सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके फिजिकल सिम्टम्स होते हैं और दोस्तों क्या इसकी डोज होती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे आगे कोई टॉपिक डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, थकावट, सर्वांगीण दुर्बलता, मांसपेशियों की शिथिलता, पलक का गिर पड़ना, पक्षाघात, आईलिड पैरालिसिस, इस औषधि का होम्योपैथी में प्रवेश अमेरिका के डॉक्टर हेल के परीक्षणों का परिणाम है। डॉक्टर हेल ने मैटेरिया मेडिका ऑफ द न्यू रेमेडीज का प्रकाशन किया था और अनेक नवीन दवाओं का अनुसंधान किया था। उन्हें उनके मित्रगण डिक्शनरी ऑफ द न्यू रेमेडीज कहा करते थे। डॉक्टर क्लर्क अपनी पुस्तक डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मैटेरिया मेडिका में जेलेसिमियम के विषय में लिखते हैं। J.H. नानकीवाल ने शहरी शराब पीने के स्थान में गलती से जेलेसिमियम के मूल अर्क के 2 औंस पी लिए। उसका शरीर एकदम इतना शिथिल हो गया कि कुछ दूर ही सहारा लेकर चल पाया था कि अगले मिनट उसकी टांगें पक्षाघात से लड़खड़ा गईं। वह अपने हाथों के सहारे अपने को खींचकर बिस्तर तक गया, परंतु बिस्तर पर भी उसे उठाकर लिटाना पड़ा। जब तक वह बिस्तर में निश्चल पड़ा रहा उसे कष्ट महसूस नहीं हुआ, परंतु जरा सी भी हरकत से उसे जबरदस्त कंपन का अनुभव हो रहा था। अगले 24 घंटे में उसे उल्टी आ गई, उसको फीवर हो गया, 1.5 डिग्री तक चढ़ गया, हृदय की गति तेज हो गई, नाड़ी कुछ स्पंदन छोड़कर चलने लगी कि पल्स इरेगुलर हो गई। आँख की सभी मसल्स पर औषधि का प्रभाव पड़ा, परंतु दाईं तरफ की मांसपेशियों पर प्रभाव सबसे अधिक था। निद्रालुता थी, परंतु मानसिक उत्तेजना का अभाव था। यह स्पष्ट है कि जो लक्षण जेलेसिमियम ने स्वतः व्यक्ति पर प्रकट किए, उन्हीं लक्षणों के होने पर यह दवा रोग के उन लक्षणों को दूर करती है। इस दृष्टि से इस औषधि का मुख्य लक्षण थकावट, सर्वांगीण विकास, दुर्बलता, भारीपन, मांसपेशियों की शिथिलता आदि है। शरीर की समस्त मांसपेशियां शून्य सी हो जाती हैं। रोगी के लिए हाथ पैर हिलाना तक भारी हो जाता है, धीरे धीरे पैरालिसिस हो जाता है। परंतु इसका प्रारंभ मांसपेशियों के शून्य होने, शरीर के अंगों के भारी होने, सदा बनी रहने वाली थकावट से होता है। जैसा नानकीवाला के विषय में हमने जाना, औषधि के प्रभाव में हमने देखा इसका शरीर की सब पेशियों पर प्रभाव पड़ता है। आँख के भी ऊपर की पलकें लटक पड़ती हैं, उन्हें इच्छा अनुसार रोगी उठा नहीं सकता, उन्हें हाथ से उठाना पड़ता है। शरीर के अन्य अंगों पर भी इस शिथिलता का प्रभाव पड़ता है। बाजा बजाते हुए उंगलियां ठीक काम नहीं करती, रोगी चलते हुए लड़खड़ाता है, जांघों में भारीपन अनुभव होता है, शरीर के सब अंगों में पक्षाघात जैसी दुर्बलता आ जाती है, जैसे लगता है कि उसे पैरालिसिस हो गई है। खाना पीना भोजन नलिका में गुजर नहीं सकता, खाया पिया नाक से बाहर निकल पड़ता हो, क्योंकि भोजन नलिका की मांसपेशियां काम नहीं करती। जिह्वा की क्रिया में बाधा पड़ जाती है, उसका काम ठीक से नहीं हो पाता। यद्यपि शुरू में पक्षाघात अपने प्रकट रूप में नहीं दिखता, तो भी अंगों का एक दूसरे के साथ सामान्य व्यय बिगड़ जाता है। जिस प्रकार रोगी चाहता है उस प्रकार अंगों की मांसपेशियां काम नहीं करती, उसका कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। पकड़ना किसी चीज को चाहता है, पकड़ी कोई दूसरी चीज जाती है, और
और जब किसी चीज को पकड़ पाता है तब हाथ अपने को कमजोर पाते हैं। स्नायुविक कंपन, कंपनशील दबाव। हमने पहले जिस नानकी वाल का उदाहरण को देखा उसमें हमने देखा कि जेलेसीमियम के मूल अर्क लेने के बाद उसके शरीर में कंपन, ट्रेमर शुरू हो गया। इस औषधि में कंपन इतना अधिक होता है कि डॉक्टर नेस ने इसे कंपन की दवा ट्रेम्बलिंग रेमेडी का नाम दिया है। चलते समय टांगें कांपती हैं, किसी चीज को उठाते समय हाथ कांपते हैं। कभी कभी यह कंपन इतना उग्र रूप धारण कर लेती है कि रोगी का शरीर ऐसे कांपता है मानो जाड़े से कांप रहा हो। हालांकि न उसके भीतर न बाहर जाड़ा होता है। वह कंपन बढ़ते बढ़ते पक्षाघात, पैरालिसिस में परिणत हो सकता है और आँखों की पलकों का गिर पड़ना आदि पक्षाघात जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसा हो सकता है। कंपन की विशेष बात यह है कि रोगी को इस बात का ज्ञान रहता है कि उसके अंग उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। उसके गति संचालक स्नायु सूत्र मोटर नर्व पर उसका अधिकार नहीं रहा है। निद्रालुता, जड़ता तथा सिर में चक्कर आना। यह औषधि मुख्य तौर पर स्नायु प्रधान नर्व रेमेडी है, इसलिए इसका प्रभाव मस्तिष्क, मेरुदंड तथा स्नायु मंडल पर पड़ता है। इसलिए स्नायु मंडल की दुर्बलता के कारण पक्षाघात भी हो सकता है। मस्तिष्क पर इसके प्रभाव के कारण मस्तिष्क संबंधी अन्य विकार भी इसमें पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रोगी निद्रालु, ड्रॉजी रहता है, मानसिक दृष्टि से जड़ समान प्रतीत होता है, ओंघाई, तंद्रा भाव उस पर सवार रहते हैं, आँखों में नींद भरी रहती है, ज्वर में भी निंदासा पड़ा रहता है, चौकस नहीं हो पाता। मस्तिष्क की इस निद्रालुता के कारण मस्तिष्क के ज्ञान सूत्रों का नियंत्रण की कमी से उसे चक्कर, वर्टाइगो आया करता है। निद्रालु भाव के साथ चक्कर आने में यह एक बढ़िया दवा है। चक्कर सिर की गुद्दी से उठता है, आँखों से एक वस्तु को दो दिखते हैं, दृष्टि क्षीण हो जाती है, रोगी नशे में होता है। सिर की गुद्दी में दर्द या वहाँ से दर्द का उठना। सिर दर्द सिर के पीछे से प्रारंभ होता है। ऐसा सिर दर्द तब होता है जब सिर में रक्त का अधिक संचय हो जाए। यह स्वाभाविक है। ऐसे सिर दर्द में रोगी ऊंचे तकिए पर सिर रखकर पड़ा रहता है ताकि सिर में रक्त का अधिक संचय न हो। दबाने से रोगी को आराम मिलता है। रोगी को सिर की गुद्दी में धीमा धीमा दर्द होता है, सिर थका थका अनुभव होता है, रोगी चुपचाप पड़ा रहना पसंद करता है। मानसिक परिश्रम से या सिर नीचे करने से सिर दर्द बढ़ जाता है। जेलेसीमियम के सिर दर्द की विशेषता यह है कि अधिक परिमाण में पेशाब होने पर इस दर्द में कमी आ जाती है। फ्लोरिक एसिड में भी अधिक मात्रा में पेशाब होने से सिर दर्द में कमी हो जाती है, परंतु फ्लोरिक में सिर दर्द तब तक बढ़ता जाता है जब तक पेशाब नहीं हो जाता। जेलेसीमियम में एक ऐसा भी सिर दर्द होता है जिससे प्रारंभ होने से पहले रोगी देख नहीं सकता। ज्यों ही सिर दर्द शुरू हो जाता है त्यों ही उसकी दृष्टि शक्ति लौट आती है। स्नायु प्रधान नर्वस होने के कारण किसी बात के होने से पहले उसकी कल्पना, एंटीसिपेशन से रोक। हम कह चुके हैं कि यह औषधि मुख्य तौर पर स्नायु मंडल पर प्रभाव रखती है, इसलिए इसका प्रभाव मस्तिष्क, मेरुदंड तथा स्नायु पर पड़ता है। इसकी स्नायु मंडल इतना सुस्त रहता है कि रोगी हर समय थका थका रहता है, किसी बात में चित्त नहीं लगा सकता। अगर कोई बात होने वाली हो तो उसे सोच सोचकर और यह समझकर कि वह इस स्थिति का मुकाबला कैसे करेगा परेशान हो जाता है। अगर किसी सभा, सोसाइटी में जाना हो तो यह सोचकर कि उसके मिलने जुलने वाले वहाँ आएंगे, उनसे कैसे मिलेगा, उसे दस्त आ जाते हैं। कोई वक्ता हो, उसे सभा में भाषण देना हो
इस कल्पना से ही उसे सभा में जाने से पहले कई बार पेशाब टट्टी जाना पड़ता है। लड़के ने परसों आना है, उसने तार दे दिया है, बस रात भर नींद हराम हो गई। थिएटर या मंदिर जाना है, इतने सोच से जी घबराने लग जाता है। इस प्रकार की घटना होने से पहले उसकी कल्पना एंटीसिपेशन से टट्टी या दस्त आ जाना अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी पाया जाता है। कहीं भी जाते समय, बड़े आदमियों से मिलते समय की घबराहट में दस्त आ जाना इन दोनों औषधियों में पाया जाता है और इसका कारण स्नायुविक दुर्बलता है। जेलिसिमियम में थकान विशेष रूप से अर्जेंटम नाइट्रिकम में मीठा खाने की इच्छा विशेष रूप से है। भय, खिजाहट, मानसिक आघात आदि से रोग, भय, खिजाहट, मानसिक आघात आदि से जो रोग हो जाते हैं उनमें भी यह औषधि उत्तम कार्य करती है। यह लक्षण लगभग वैसा ही है जिसको मैं आपको बता चुका हूँ। यह लक्षण भी स्नायुविक दुर्बलता के कारण ही प्रकट होता है। घर बैठे किसी सैनिक को तार आ जाता है कि लड़ाई के लिए तैयारी करें, उसे दस्त आने लगते हैं। अचानक के किसी समाचार से जिसमें भय, खिजाहट या मानसिक आघात हो, व्यक्ति घबराकर बेहोश हो सकता है, अंगों में इतनी थकावट अनुभव कर सकता है कि चल फिर न सके, दिल धड़कने लग जाए। यह सब इसलिए होता है कि उस व्यक्ति का स्नायु मंडल एकाएक उत्पन्न हुई इस अप्रत्याशित अकल्पित परिस्थिति का मुकाबला नहीं कर सकता। इस समय जेलिसिमियम, अर्जेंटम नाइट्रिकम या लाइकोपोडियम विशेष लाभ करते हैं। विद्यार्थियों में परीक्षा से परहेज, जो भय, एंटीसिपेटरी फियर उत्पन्न हो जाता है, उसके लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। प्यास रहित ज्वर तथा मेरुदंड में ऊपर नीचे शीत का चढ़ना उतरना, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया तथा टाइफाइड ज्वर में इस औषधि की विशेष उपयोगिता पाई जाती है। ज्वर में प्यास का न होना, इसका जो फीवर होता है उसमें प्यास नहीं होती है तथा शीत का मेरुदंड में तरंग की तरह ऊपर नीचे चढ़ना इसका विशेष लक्षण है। इन दो लक्षणों के अतिरिक्त रोगी का नींद की सी खुमारी में पड़े रहना भी इन ज्वरों में पाया जाता है। जिस इन्फ्लुएंजा में रोगी की टांगें भारी हो जाती हैं, उन्हें उठाना तक मुश्किल हो जाता है, सिर तथा मस्तिष्क में भारीपन आ जाता है, मेरुदंड में शीत ऊपर नीचे लहर मारती है, रोगी नींद में पड़ा रहता है, उसमें जेलिसिमियम 30 की एक मात्रा से बुखार टूट जाता है। कई बार ऐसे रोगी आते हैं जो कहते हैं कि जब से फ्लू हुआ तब से तबीयत गिरी रहती है, जिस्म भारी रहता है, 99 डिग्री तापमान रहता है। उन्हें जेल्स से एकदम लाभ होता है। जब फ्लू फैल जाता है तब स्वस्थ व्यक्तियों को जेलिसिमियम देने से उन पर इस रोग का आक्रमण नहीं होता। उस अवस्था में यह फ्लू प्रतिरोधक हो जाती है। अब हम जानते हैं जेलिसिमियम औषधि के कुछ अन्य लक्षण के बारे में। बिना हरकत के दिल रुकने का डर, रोगी अनुभव करता है कि अगर वह हिलेगा डुलेगा नहीं तो हृदय की गति रुक जाएगी, इसलिए वह दिल के रोग में हिलता डुलता है। इसके विरुद्ध डिजिटेलिस का रोगी अनुभव करता है कि अगर वह हिलेगा डुलेगा तो हृदय की गति रुक जाएगी। बच्चे को गिरने का डर, बच्चा बिना किसी कारण के गिर जाने के डर से माता से चिपटा रहता है। बोरेक्स में भी गिर जाने का भय रहता है, परंतु बोरेक्स में जब माता शिशु को नीचे उतारने लगती है तब उसे भय लगता है। जेलिसिमियम में बिना कारण के यह भय बना रहता है। बच्चा माँ या नर्स को चिपटा ही रहता है, नीचे पालने में डालें तो उन्हें छोड़ता ही नहीं है। किसी भी रोग में इस लक्षण के होने पर यह औषधि बहुत काम आती है। यह लक्षण मुख्य तौर पर इन्हीं दो दवाओं में पाया जाता है।
नींद न आना, मस्तिष्क थकान से, स्नायुविक चिड़चिड़ापन, नर्वस इरिटेशन से नींद न आती हो, सोच विचार की उलझन से छूट सकने के कारण नींद न आती हो, तो यह दवा लाभ करती है। ये लक्षण कॉफिया में भी है, परंतु उसमें अधिक तौर पर खुशी से नींद नहीं आती। अब हम जानते हैं जेलिसिमियम का सजीव मूर्त चित्रण कैसा होता है। संपूर्ण शरीर की शिथिलता, हाथ पैरों की थकान, सुस्ती, नींद आते रहना, ऊँघते रहना, अर्धनिद्रित अवस्था में रहना, टांगों का लड़खड़ाना, शरीर के अंगों का कांपना या सारे शरीर का कांपना, बाजा बजाते समय उंगलियों का ठीक जगह न पड़ना, शरीर के अंगों का पारस्परिक सामान्य व्यय न होना, किसी एक अंग का पक्षाघात, आंख की पलक का भारी पड़ जाना या झूल पड़ना, हल्का बुखार, जाड़ा न रहने पर भी शरीर का कांपना, रोगी का अपनी इच्छा अनुसार अंगों से काम न ले सकना, यह है सजीव मूर्त चित्रण जेलिसिमियम का। तो अब बात करते हैं हम इसकी डोज के बारे में। तो दोस्तों इसकी जो है 3x, 6x, 30 या 200 पोटेंसी आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसकी 30 पोटेंसी यूज करना चाहते हैं तो 30 पोटेंसी की 4 बूंद सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप 200 पोटेंसी यूज करना चाहते हैं तो 4 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं। दोस्तों डॉक्टर नेस का कथन है कि उनके अनुभव के अनुसार 30 शक्ति के नीचे इस औषधि से कोई लाभ नहीं होता है। औषधि सर्द प्रकृति के लिए है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आगे कोई टॉपिक डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अब लेता हूं विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।